हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन है। तो हम लोग चलते हैं सीधे टॉपिक के तरफ कि क्या होता है। तो ठीक है, स्टाइक्योमेट्री तो स्टाइक्योमेट्री हम बोले थे स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। तो स्टाइक्योमेट्री पहले समझ लेते हैं कि स्टाइक्योमेट्री होता क्या है। नहीं, स्टाइक्योमेट्री होता क्या है। तो द वर्ड स्टाइक्योमेट्री इज formed from two Greek word staikion means element and metron means मेजरमेंट। इसका मतलब है कि स्टाइक्योमेट्री का मीनिंग क्या होता है। तो एलिमेंट का मेजरमेंट। क्या होता है? एलिमेंट का मेजरमेंट। ठीक है, एलिमेंट का मेजरमेंट। अब जो है स्टाइक्योमेट्री होता क्या है वास्तव में। नहीं, तो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स in a given compound is called स्टाइक्योमेट्री। तो ये डिफिनीशन हो गया। इसको कौन समझते हैं कि ये होता क्या है। तो जैसे कि मान लीजिए आपको कंपाउंड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कंपाउंड दिया हुआ है। नहीं, कंपाउंड दिया हुआ है और उसका क्या पूछ रहा है? तो स्टाइक्योमेट्री पूछ रहा है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। हम लोग आसानी से इसको समझ जाएंगे। जैसे कि CO2 पूछेगा, इसका स्टाइक्योमेट्री क्या होता है। तो CO2 में देखिए कार्बन का कितना एटम? 1 और ऑक्सीजन का 2। तो इसका स्टाइक्योमेट्री पूछेगा तो 1:2। उसी तरह CH4 है। नहीं, CH4 है तो 1:4। NaCl है 1:1। NH3 है 1:3। CaO है 1:1। उसी तरह H2SO4 है तो 2:1:4। 2:1:4। नहीं, कैसे? तो पहला तो हम देखे ही थे। दूसरा देखते हैं, कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 4 एटम 1:4। सोडियम का 1, क्लोरीन का 1 1:1। नाइट्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 3 1:3। कैल्शियम का 1, ऑक्सीजन का 1 तो 1:1। और H2SO4 में देखा जाए तो हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन का 4 तो 2:1:4। 2:1:4। जैसे कि मान लीजिए आपको C2H4 देता है तो यहाँ लिखिएगा 2:4 और 1:2। क्या लिखिएगा? 1:2। तो ये इसका क्या हो जाएगा? स्टाइक्योमेट्री। नहीं, तो स्टाइक्योमेट्री वास्तव में होता क्या है किसी कंपाउंड के लिए, तो समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है?
तो अगला टॉपिक हमारा है स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन। स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन, ये स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन होता क्या है? तो कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन। स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन यानी केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन पर आधारित जो भी कैलकुलेशन होता है उसी को क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन। तो यहाँ पर इसको जो है हम लोग, ठीक है, यहाँ पर जो है इसको हम लोग यानी कि देखेंगे पहले। इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, यानी कि ये कई टाइप के होते हैं। ये क्या होते हैं? कई टाइप के होते हैं। सबसे फर्स्ट में आप दे सकते हैं कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मास। दूसरा में दे सकते हैं कैलकुलेशन बेस्ड ऑन वॉल्यूम। उसके बाद थर्ड में दे सकते हैं कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मास एंड वॉल्यूम। उसके बाद फोर्थ में दे सकते हैं कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मोल। उसके बाद 5 में दे सकते हैं कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मोल मास। उसके बाद 6 में कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मोल वॉल्यूम। इसी सब टाइप का होता है स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन। तो अब हम लोग को इसको समझना है, मेन इसका कॉन्सेप्ट हमको समझना है। तो कैसे समझेंगे इसका कॉन्सेप्ट? तो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं क्या? तो C+O2 बनाता है CO2, ठीक है, एग्जांपल है C+O2 बनाता है CO2। तो इस एग्जांपल में कार्बन सॉलिड स्टेट, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट। सबसे पहले फिजिकल स्टेट रिप्रेजेंट कर दिए, केमिकल रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैं सभी का। उसके बाद जो है यानी कि कैलकुलेशन करने के लिए करना क्या पड़ता है, उसको हमको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, उसको समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले सबका मोल रिप्रेजेंट करेंगे। तो मोल रिप्रेजेंट करने के लिए कार्बन के पहले कौन सा नंबर दिया हुआ है? देखिएगा, कोई नंबर नहीं है मतलब 1 होगा। ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर इसके पहले कौन सा नंबर? तो कोई नंबर नहीं, इसका मतलब 1 होगा। CO2 है, इसके भी पहले कोई नंबर नहीं, इसका मतलब 1 है। तो अगर आपको लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं 1 मोल क्या? तो कार्बन। यहाँ पर भी 1 मोल आप क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पर भी आप 1 मोल O2 लिख सकते हैं और यहाँ पर भी आप 1 मोल CO2। एक तो लिखा गया नहीं, एक लिखा गया। दूसरा क्या लिखना है? तो दूसरा मास लिखना है। दूसरा मास लिखिएगा तो कार्बन का 1 एटम है, नहीं तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? तो 12 ग्राम। तो आप जो है कह सकते हैं 1 मोल कार्बन ऐसे भी 12 ग्राम के क्या होता है? इक्वल। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 12 ग्राम कार्बन। यहाँ पर 2 है तो 16 × 2 यानी कि कितना हो जाएगा? तो 32 ग्राम O2। और यहाँ पर निकालिएगा तो कार्बन का
12 और ऑक्सीजन का 32, यानी कि 44 ग्राम CO2, 44 ग्राम CO2। यानी इस केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन में सबसे पहले क्या रिप्रेजेंट करना रहता है, तो मोल रिप्रेजेंट करना रहता है, जो कि हम रिप्रेजेंट कर दिए। उसके बाद मास रिप्रेजेंट करना रहता है, वो भी रिप्रेजेंट कर दिए। थर्ड में वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अगर रिप्रेजेंट कीजिएगा, ये रिप्रेजेंट किए हैं मोल, ये क्या रिप्रेजेंट किए हैं मास, और अब क्या रिप्रेजेंट करना है, तो वॉल्यूम। तो वॉल्यूम रिप्रेजेंट करना है, तो चूंकि ये सॉलिड स्टेट में है तो सॉलिड का वॉल्यूम रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, तो इसका तो नहीं होगा। ये गैस है तो लिख सकते हैं 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, तो मोलर वॉल्यूम हम पढ़े हैं, 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर, नहीं तो 22.4 लीटर O2 आप लिख सकते हैं। यहाँ भी 1 मोल ही है तो 22.4 लीटर CO2 लिख सकते हैं। लिखा गया। अगर इतना हमको लिखने आ जाता है, तो हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन ईजिली कर सकते हैं। कैसे ईजिली कर सकते हैं, तो यहीं पर कॉन्सेप्ट है, यानी कि एरोलाइन के केमिकल इक्वेशन में एरोलाइन के पहले जो रहता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको रिएक्टेंट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। और उसके एरोलाइन के राइट साइड में जो रहता है उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो यहाँ पर केमिकल इक्वेशन में जो रिप्रेजेंटेड रहता है, ये दोनों मिल करके इसको क्या करते हैं, तो बनाने का काम करते हैं, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाने का काम करता है। यानी कि केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट का काम क्या है, तो प्रोडक्ट को बनाना। रिएक्टेंट का काम क्या है, प्रोडक्ट को बनाना। नहीं, रिएक्टेंट का काम क्या है, प्रोडक्ट को बनाना। तो रिएक्टेंट का काम है प्रोडक्ट को बनाना। तो कैसे बनाते हैं, तो दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके। तो कैलकुलेशन करना हो तो कैसे करेंगे, तो कैलकुलेशन करना हो तो इस तरह कैलकुलेशन करेंगे। 1 मोल कार्बन कितना मोल CO2 बनाता है, तो 1 मोल कार्बन 1 मोल CO2 बनाता है। नहीं तो पूछेगा 2 मोल कार्बन कितना मोल CO2 बनाएगा, तो 2 मोल CO2 बनाएगा। नहीं, 2 मोल CO2 बनाएगा। 3 मोल कार्बन कितना मोल CO2 बनाएगा, तो 3 मोल CO2 बनाएगा। नहीं, 3 मोल CO2 बनाएगा। 4 मोल कार्बन कितना मोल CO2 बनाएगा, तो 4 मोल CO2 बनाएगा। उसी तरह ये दोनों बनाता है इसको, तो इसके केस में भी वही बात हम कह सकते हैं। कि 1 मोल O2 1 मोल CO2 का फॉर्मेशन करता है। 1 मोल O2 1 मोल CO2 का फॉर्मेशन करता है। नहीं तो हाफ मोल O2 कितना का करेगा, तो हाफ मोल CO2 का फॉर्मेशन करेगा। नहीं, उसी तरह अब यहाँ आते हैं, मोल में हो गया, यहाँ पर आते हैं 12 ग्राम कार्बन कितना ग्राम CO2 बनाता है, तो 12 ग्राम कार्बन जो है 12 ग्राम कार्बन 44 ग्राम CO2 बनाता है। तो 24 ग्राम कितना बनाएगा, तो 88 ग्राम। 24 ग्राम कितना बनाएगा, तो 88 ग्राम। और 6 ग्राम कितना बनाएगा, तो 22 ग्राम बनाएगा। नहीं, 6 ग्राम कितना बनाएगा, तो 22 ग्राम। उसी तरह 32 ग्राम कितना बनाएगा, तो 44 ग्राम। और 60 ग्राम कितना बनाएगा, तो 22 ग्राम। नहीं, यही क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। उसी तरह का है 22.4 लीटर O2, 22.4 लीटर O2 कितना CO2 बनाएगा, तो 22.4 लीटर CO2, 22.4 लीटर CO2। नहीं तो ये हो गया कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मोल, ये कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मास, और ये कैलकुलेशन बेस्ड ऑन क्या हो गया, वॉल्यूम। नहीं, अब आप इसको यानी कि कैलकुलेशन बेस्ड ऑन आप जो है मोल और मास भी कर सकते हैं। कैसे, तो 1 मोल कार्बन 44 ग्राम CO2 बनाता है। 1 मोल कार्बन 44 ग्राम CO2 बनाता है, तो 2 मोल कितना बनाएगा, तो 88 ग्राम। इसी को क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। उसी तरह यानी कि देखे हैं कैलकुलेशन बेस्ड ऑन
मोल और वॉल्यूम, तो मोल और वॉल्यूम के केस में भी ले सकते हैं। 1 मोल कार्बन 22.4 लीटर CO2 बनाता है, तो 2 मोल तो 44.8 लीटर CO2, 44.8 लीटर CO2। उसी तरह 1 मोल O2 यानी कि 22.4 लीटर, तो हाफ मोल O2 तो 11.2 लीटर CO2 का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। इसी कैलकुलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन। इसी कैलकुलेशन को क्या कहा जाता है, स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इस पर बहुत सारा हमको कॉन्सेप्ट समझना है, और ये इस चैप्टर का सबसे टफ टॉपिक माना जाता है, लेकिन ये सबसे आसान टॉपिक है। इतना आसान टॉपिक है और इतना इजी वे में समझना है कि पता ही नहीं चलेगा कि हम जो है स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद चूँकि हमको इससे रिलेटेड बहुत सारा टॉपिक पढ़ना है, इसी से रिलेटेड और बहुत सारा न्यूमेरिकल भी हमको सॉल्व करके देखना है, तो सीधे हम थोड़ा आगे के टॉपिक के तरफ चलते हैं। नहीं, यानी कि इससे रिलेटेड और क्या क्या पॉइंट है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो इससे रिलेटेड जो पॉइंट है, तो इससे रिलेटेड जो पॉइंट है वो क्या है, तो लिमिटिंग रिएजेंट ये होता क्या है, ये होता क्या है, तो द रिएक्टेंट दैट इज entirely consumed when a reaction goes to completion। उसके बाद it also determines the how much product is formed। तो स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन में लिमिटिंग रिएजेंट का क्या महत्व है, लिमिटिंग रिएजेंट का क्या महत्व है, तो इसको इस तरह समझ लेते हैं, कि जैसे कि मान लीजिए, यानी कि कोई लड़का है, उसके पास क्या है, बाइक है, उसके पास क्या है, बाइक है, और उसको जाना कहाँ है, तो उसको पटना जाना है। कहाँ जाना है, पटना जाना है। लड़का है और उसके पास क्या है, बाइक है, और उसको कहाँ जाना है, पटना का डिस्टेंस जो है यहाँ से 100 किलोमीटर है। कितना है, 100 किलोमीटर है, और उसका बाइक जो है एवरेज कितना का देता है, तो 40 किलोमीटर प्रति लीटर, यानी 1 लीटर में उसका बाइक कितना जाता है, तो 40 किलोमीटर। और पटना का डिस्टेंस कितना है, तो पटना का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। पटना का डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर है। अब लड़का जो है क्या करता है, 2 लीटर पेट्रोल बाइक में डलवाता है। कितना लीटर पेट्रोल बाइक में डलवाता है, 2 लीटर पेट्रोल बाइक में डलवाता है। ठीक है, 2 लीटर पेट्रोल बाइक में डलवाता है, तो क्या 2 लीटर पेट्रोल से वो पटना पहुंच जाएगा, तो 2 लीटर पेट्रोल से मात्र वो कितना दूर जा पाएगा, तो 2 लीटर पेट्रोल से मात्र वो 80 किलोमीटर जा पाएगा। इसका मतलब है कि वो पटना नहीं पहुंच पाएगा। तो पटना वो किसके कारण नहीं पहुंचा, बाइक के कारण या पेट्रोल के कारण। तो यहाँ सिंपल सा सोचने वाला बात है कि बाइक तो उसका ठीक ठाक था, बाइक तो उसका क्या था, ठीक ठाक था। पेट्रोल ख़त्म हो गया जिसके कारण वो नहीं जा पाया, पेट्रोल ख़त्म हो गया जिसके कारण वो नहीं जा पाया।
तो वो जो है बाइक के कारण नहीं, बल्कि किसके कारण पटना नहीं पहुंच पाया, तो पेट्रोल के कारण नहीं। तो यहाँ पूछेगा पेट्रोल और बाइक में, यहाँ पूछेगा पेट्रोल और बाइक में नहीं, पेट्रोल और बाइक में कौन लिमिट यानी कि कौन घट गया है। पेट्रोल और बाइक में ऐसा क्या था, पेट्रोल और बाइक में ऐसा क्या था जिसके कारण वो पटना नहीं पहुंच पाया, यानी जिसकी कमी से वो पटना नहीं पहुंच पाया। तो किसकी कमी से पटना नहीं पहुंच पाया, तो पेट्रोल की कमी से। तो यहाँ पर पेट्रोल क्या हो जाएगा, तो पेट्रोल हो जाएगा लिमिटिंग रीएजेंट, नहीं क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रीएजेंट। तो लिमिटिंग रीएजेंट होता क्या है, सिंपल भाषा में आप लोग समझ लिए होंगे, और इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे, तब वहाँ पर जो है इसको पूरा का पूरा हम लोग क्या करेंगे, तो समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब अगले टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, तो अगला टॉपिक है हमारा थ्योरेटिकल यील्ड। क्या है, तो थ्योरेटिकल यील्ड, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट formed by balanced chemical equation when whole of the limiting reagent has reacted तो थ्योरेटिकल यील्ड क्या होता है, नहीं थ्योरेटिकल यील्ड क्या होता है, उसके बाद एक है यानी कि एक्चुअल यील्ड, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट formed in a chemical reaction is called actual yield। उसके बाद एक और है परसेंट यील्ड क्या होता है, तो द परसेंटेज ऑफ रेशियो ऑफ एक्चुअल यील्ड एंड theoretical yield is called परसेंट यील्ड। और परसेंट यील्ड इजकल टू क्या होता है फॉर्मूला, तो परसेंट यील्ड इजकल टू फॉर्मूला होता है एक्चुअल यील्ड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इंटू 100। तो एक तो लिमिटिंग रिएजेंट हम समझ गए थे, अब दो टर्म है, इसको समझना है। जैसे कि आप एजेंसी में जाते हैं बाइक खरीदने के लिए, एजेंसी में जाते हैं किसके लिए, बाइक खरीदने के लिए, ठीक है। बाइक खरीदने के लिए गए तो वहाँ पर जो रहता है यानी कि जो सेल्समैन यानी कि जो बाइक का प्रचार उचार करता है, बताता है, तो वो सेल्समैन आपको बता रहा है कि आप जो बाइक लीजिएगा वो बाइक 60 किलोमीटर पर लीटर चलता है, यानी कि 1 लीटर में आपको 60 किलोमीटर का एवरेज देगा।
1 लीटर में आपको कितना का एवरेज देगा, 60 किलोमीटर का। 1 लीटर में कितना का एवरेज देगा, 60 किलोमीटर का। ठीक है, अब जो है आप बाइक खरीद लिए। अब क्या किए, आप बाइक खरीद लिए और बाइक खरीद के और 1 लीटर पेट्रोल डलवाए। चूँकि नया गाड़ी है तो पता भी चलेगा कि किलोमीटर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। 1 लीटर पेट्रोल डलाए, लेकिन बाइक जो है आपका 40 किलोमीटर ही गया। कितना गया, 40 किलोमीटर ही गया। लेकिन आपको एजेंसी वाला क्या बोला था, 60 किलोमीटर जाएगा। एजेंसी वाला क्या बोला था, 60 किलोमीटर जाएगा, लेकिन गया कितना, तो 40 किलोमीटर गया। कितना, 40 किलोमीटर नहीं। तो यानी कि ये 60 किलोमीटर जो हुआ, इसी को क्या कहते हैं, तो इसी को थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड। यानी कि थ्योरी से प्रोडक्ट कितना बना ये कैलकुलेट करके यदि हम निकालते हैं तो उसको थ्योरेटिकल यील्ड नहीं, उसको थ्योरेटिकल यील्ड। लेकिन वास्तव में आपका गाड़ी 1 लीटर में कितना चला, तो 40 किलोमीटर ही चला। वास्तव में आपका गाड़ी 1 लीटर में कितना चला, 40 किलोमीटर ही चला। तो ये क्या कहलाएगा, एक्चुअल यील्ड। ये क्या कहलाएगा, एक्चुअल यील्ड। यानी कि थ्योरी कह रहा है कि इतना प्रोडक्ट बनना चाहिए, लेकिन जब हम एक्चुअल में उसको निकाल के देखें तो उतना नहीं क्या हुआ, उससे थोड़ा कम प्रोडक्ट बना, कम बना, तो वो क्या कहलाएगा, एक्चुअल यील्ड। और परसेंट यील्ड क्या होता है, तो एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड का, एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड का रेशियो ले लेते हैं और उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वही क्या कहलाता है, तो परसेंट यील्ड। वही क्या कहलाता है, परसेंट यील्ड। तो रहने देते हैं और अगला जो सेशन चलेगा उसमें जितना भी हम कॉन्सेप्ट आज पढ़े हैं सब पर अब न्यूमेरिकल सेशन चलेगा। ठीक है।